तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग्स आर यूज्ड व्हेन लोड्स आर। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारा लोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, हैव लार्ज फ्लक्चुएशन। कंपनसेटिंग बाइंडिंग्स आर यूज्ड व्हेन लोड हैव लार्ज फ्लक्चुएशन। It is also used for neutralize the armature MMF of the conductor। आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर्स प्लेस्ड इन पोल फेज। इसको जो है हम कंडक्टर से बनाते हैं और इसको हम लोग प्लेस्ड करते हैं पोल फेज को कट करके। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो हमारी आर्मेचर के साथ कनेक्ट होती है सीरीज या पैरेलल। तो दोस्तों ये सीरीज में कनेक्ट होती है, सो कैरी आर्मेचर करंट। तो इसमें आर्मेचर करंट फ्लो होती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स इज अपोजिट टू द आर्मेचर कंडक्टर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है वो आर्मेचर कंडक्टर के अपोजिट फ्लो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट पर मिनट ऑफ ऑपरेशन फॉर डीसी जनरेटर इज सप्लाइड मैकेनिकल एनर्जी दिस द जनरेटर डिलीवर्ड 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट। तो हमें इसमें एनर्जी लॉस्ट पर मिनट जो है फाइंड करनी है और इसमें हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है। साथ ही दोस्तों जो डिलीवर हो रहा है जो कि 32.2 एम्पियर ये जो है जनरेटर वो डिलीवर कर रहा है एक, जहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमें 120 दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमें दे रखी है 4.2 किलो जूल पर सेकेंड। तो इसे हमने किलो को जब हम हटाएंगे तो हमें 1000 से इसमें जो है मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी जूल पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं वाट, जो कि आएगा 4200 वाट। इसी तरह से दोस्तों हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है हमारा V इंटू आई। अब देखिए हमें V दे रखा है 120 वोल्ट और जो करंट है वो भी हमें दे रखी है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगी 3864 वाट। अब देखिए अगर हमें अब यहाँ पर एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड, अगर हमें यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट निकालना है तो हमें जो है इसमें से इसको घटाना होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 336 जूल पर सेकेंड। बट हमसे जो आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है मिनट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो यहाँ से हम 1 सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे 1/60 मिनट। एनर्जी लॉस्ट इन पर मिनट, अब ये जो हमारी एनर्जी आएगी ये आएगी मिनट में। तो इस 1 सेकेंड ये जो आप लिखा हुआ है 1 जूल पर सेकेंड, तो इस सेकेंड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1/60 मिनट रख देंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा 2160 जूल पर मिनट। तो ये जो एनर्जी है ये हमारी लॉस्ट एनर्जी है पर मिनट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉस इन डीसी जनरेटर सिग्निफिकेंटली वेरीज विद द लोड करंट। तो डीसी जनरेटर में ऐसा कौन सा लॉस है जो कि लोड करंट के बढ़ने से बदलता है? तो दोस्तों आर्मेचर कॉपर लॉस जो है वो आपके लोड करंट के बढ़ने से बढ़ते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लोड करंट कॉपर लॉस इज आल्सो इंक्रीजेज। तो अगर हम जो है लोड करंट को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इससे आर्मेचर कॉपर लॉस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, डीसी जनरेटर में हमारे लॉसेस कौन कौन से होते हैं? देखिए कॉपर लॉस के अंतर्गत दोस्तों हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस आ जाता है, फील्ड कॉपर लॉस आ जाता है, लॉस ड्यू टू ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉस जो होते हैं हमारे यहाँ पे। आयरन लॉसेस आ जाते हैं जो कि हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉस होते हैं। आयरन लॉस जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस ये दोस्तों होते हैं फ्रिक्शन लॉसेस और विंडेज लॉस। फॉर ए डीसी शंट जनरेटर टू सेल्फ एक्साइट। अब देखिए डीसी शंट जनरेटर क्या है,
हमारे दो टाइप के जनरेटर होते हैं। एक टाइप हमारा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक टाइप हमारा होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हमारे तीन टाइप के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब ये जो इसमें अंतर क्या है, सेल्फ और सेपरेटली में अंतर यही है, सेपरेटली में हम जो इसकी जो फील्ड होती है उसको हम एक्साइट करते हैं एक्सटर्नल डीसी सप्लाई के द्वारा, बट इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इसमें जो हमारी फील्ड एक्साइट होती है ये सेल्फ के द्वारा होती है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको बोला यहाँ पर सेल्फ एक्साइटेड। द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड आर दैट देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड मैग्नेट, इट मस्ट बी इन द प्रॉपर डायरेक्शन एंड द शंट फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक जनरेटर है, जनरेटर में कंडीशन ये होनी चाहिए, इस डीसी शंट जनरेटर की जो कंडीशन है वोल्टेज बिल्डअप की, इसमें आपका रेजिडुअल जो फ्लक्स है ना वो होना चाहिए। और इसमें हमसे पूछा है कि जो हमारी शंट फील्ड रेजिस्टेंस है वो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है वो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होना चाहिए, वोल्टेज हमारा जनरेटर में तभी बिल्डअप होगा। देखिए सेल्फ एक्साइटेड में जो फील्ड होती है, फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड बाई ओन, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक्साइटेड की जाती है अपनी खुद की करंट के द्वारा टू बिल्डअप वोल्टेज इन डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एक रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट मस्ट बी इन प्रॉपर डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे है जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हमारा लेस देन होना चाहिए, लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। अच्छा ऐसा क्यों है कि हमारा फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर फील्ड रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे हमारी जो फील्ड करंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फील्ड करंट के कम होने से हमारा जो फ़ाई-एफ है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा ईजी है वो कम हो जाएगा, और ईजी के कम हो जाने से हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। सो फील्ड रेजिस्टेंस लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स डन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डीसी जनरेटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डीसी जनरेटर। तो दोस्तों ऐसा इसमें इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, साथ ही जो रिलायबिलिटी है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव करता है? तो दोस्तों यहाँ पे है पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन इज डन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डीसी जनरेटर। तो एफिशिएंसी को भी यहाँ पर जो है इंक्रीज़ करता है, साथ ही रिलायबिलिटी जो है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज़ करता है। एडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, आपकी जो सर्विस है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, साथ ही दोस्तों जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। एंड रिलायबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज प्लांट कैपेसिटी, तो प्लांट कैपेसिटी जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। A 6-pole lab connected DC generator has 480 conductors and armature circuit resistance is this. If the conductors are reconnect from wave winding, other thing remaining unchanged, the value of armature circuit resistance will be। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, एक डीसी जनरेटर है जिसमें हमारे 480 कंडक्टर हैं और उसमें जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 0.06 ओम, और ये है किस कंडीशन में? जब हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसे हमने लैप वाइंडिंग में कर रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम
केस फर्स्ट माने, ठीक है। केस फर्स्ट में हमने लैप वाइंडिंग में अगर इसको रख रखा है तो यहाँ पे पोल हमें दे रखे हैं 6, साथ ही दोस्तों कंडक्टर हमें दे रखे हैं, और इस जब हमारी इस जनरेटर की जो बाइंडिंग है वो लैप वाइंडिंग है, उस कंडीशन में जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 0.06 ओम। अगर हम केस 2 की बात करें तो इसको हमने जो है चेंज कर दिया है वेव बाइंडिंग से, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, और जो भी थिंग है वो यहाँ पर हमने चेंज नहीं की हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो वेव बाइंडिंग में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा वो क्या है, ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग इस फार्मूले को जानते ही होंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं RAL अपॉन RAW इज इक्वल टू AW अपॉन AL का होल स्क्वायर। तो AW जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि ये जो है हमने लिया है वेव बाइंडिंग के लिए, और ये हमने लिया है लैप बाइंडिंग के लिए। अब देखिए लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो होते हैं A बराबर P, ठीक है, ये होते हैं हमारे लैप बाइंडिंग में। और वहीं हम बात करें वेव बाइंडिंग के लिए तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं 2। इसी वजह से हमने यहाँ पर AW की जगह हमने जो है 2 रखा है, और AL की जगह पे हमने यहाँ पर 6 रखा है, जो कि हमें दोस्तों दे रखे हैं 6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वेव बाइंडिंग का वो यहाँ पर आएगा 0.54 ओम। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले मेथड से इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा मेथड 1 था। अब हम देखते हैं मेथड 2 से। देखिए मेथड 2 में क्या है, लैप वाइंडिंग में अभी हमने बताया ही था कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल के इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं 6। अब ये लैप बाइंडिंग में है तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए यहाँ पर पैरेलल पाथ। और हमने इस एक जो पैरेलल पाथ है उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया है R। इसी तरह से इन सभी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पर R है, ठीक है। तो अब ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो दोस्तों निकल के आई है 0.36। तो ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है 0.36। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं RAL, ये यहाँ पर सिर्फ होगा R, सिर्फ और सिर्फ R होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.36, जो कि ये वाले रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, इस बाइंडिंग को हमने जो है वेव बाइंडिंग में रिप्लेस कर दिया। तो इस वेव बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमारे होते हैं 2। तो इन सभी को हमें एडजस्ट करना होगा 2 पैरेलल पाथ में। तो इसको हम लोग 3 को जो है हमें सीरीज में लगाना होगा, और इन 3 को भी हमें सीरीज में लगाना होगा। तो यहाँ पे हम सीरीज वाला फार्मूला लगा देंगे, जो कि निकल के आएगा हमारा 1.08। इसी तरह से दोस्तों जो R2, इसका हमने इन सभी का हमने इक्विवेलेंट मान लिया है R1, और इन सब का हमने इक्विवेलेंट माना है R2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये R1 और R2 जो हैं वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल, तो वो वैल्यू निकल के आएगी वेव बाइंडिंग में आर्मेचर रेजिस्टेंस की, जो कि 0.54 ओम होगी। द स्पार्किंग एट द ब्रशेस ऑफ ए DC जनरेटर इज ड्यू टू। तो DC जनरेटर में जो ब्रशेस पर जो स्पार्किंग होती है वो दोस्तों किस वजह से होती है, तो ये होती है रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से। रिएक्टेंस वोल्टेज, द स्पार्किंग एट द ब्रशेस ऑफ ए DC जनरेटर इज ड्यू टू रिएक्टेंस वोल्टेज। अब देखिए रिएक्टेंस जो वोल्टेज होता है वो हमारा होता है E इज इक्वल टू LdI/dt। अब होता क्या है, DC जनरेटर में एक जो कम्यूटेशन होता है, उस कम्यूटेशन टाइम में जो हमारी करंट होती है वो हमारी चेंज होती है +I से -I। तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन करंट अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये हमारी हो जाएगी 2IC। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे I की जगह पे, तो ये हमारा आएगा 2LIC/TC। तो ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंस वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन ए DC जनरेटर।
द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जीरो स्पीड। देखिए एक जनरेटर है डीसी जनरेटर, इसमें रेजिडुअल जो मैग्नेटिज्म है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जबकि एक डीसी जनरेटर को वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए रेजिडुअल जो मैग्नेटिज्म है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट यहाँ पे बोला गया है कि प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा जब स्पीड जो है वो आपकी जीरो है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि टू बिल्ड अप वोल्टेज इन डीसी जनरेटर देयर मस्ट बी रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे देखिए, Eg इज इक्वल टू होता है 5PZN/60 इंटू ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो Eg है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जीरो स्पीड। ठीक है, जीरो स्पीड है, अगर हमारा n जीरो है तो यहाँ से हमारी जो Eg है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, जिसमें एक तरफ हमें दे रखा है डीसी जनरेटर और एक तरफ दे रखा है उसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जो जनरेटर होता है उसका एप्लीकेशन दोस्तों कहाँ पे है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसका एप्लीकेशन होता है दोस्तों वार्ट लियोनार्ड मेथड में। वही सीरीज जो जनरेटर होता है उसका यूज़ हम करते हैं बूस्टर के रूप में। शंट जनरेटर का यूज़ हमारा होता है बैटरी चार्जिंग में। और डिफरेंशियल कंपाउंड जो जनरेटर होता है उसका यूज़ हम करते हैं आर्क वेल्डिंग में। तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, इसका यूज़ हम करते हैं वार्ट लियोनार्ड में। सीरीज का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं बूस्टर के रूप में, यानी कि ए का हो गया एस, ए का हो गया एस, और बी का हो गया आर, बी का आर हो गया। और शंट का हम लोग यूज़ करते हैं बैटरी चार्जिंग में, तो सी का हो गया पी। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो डी का हो गया क्यू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।